मैं कुणाल पांडे आपका पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे अप्रैल फूल डे के इतिहास पर। वीडियो शुरू करने पहले आपसे हाथ जोड़ के सविनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो अप्रैल फूल डे को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 7 बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये 7 बिंदु एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, परंतु उसको विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारा जो प्रथम बिंदु है, वो है सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा जो कैलेंडर परिवर्तन से जुड़ा है। अब आपके मन में एक साधारण सा प्रश्न आना चाहिए कि अप्रैल फूल डे के इतिहास में भला कैलेंडर परिवर्तन का क्या लेना-देना है? ये किस प्रकार से अप्रैल फूल डे से जुड़ा है? तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी अप्रैल फूल डे से ही जुड़ी हुई है। इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कैलेंडर परिवर्तन की, तो हमें प्राचीन इतिहास में जाना होगा। और जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत के संदर्भ में बात हो रही है। लेकिन देखिए, हर एक देश का अपना-अपना एक इतिहास होता है, जैसे कि प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। अगर मैं चर्चा करूँ कि इतिहास की ये 3 अवधारणाएँ ही क्यों पाई जाती हैं? ये 3 अवधारणाएँ ही क्यों पाई जाती हैं? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और कोई क्यों नहीं पाया जाता? तो ये अंग्रेज़ों के समय में अवधारणा शुरू हुई थी और भारतीय इतिहासकारों ने भी इसी अवधारणा को चुना था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। उन्होंने कई देशों को जीता था, भारत को जीता था, म्यांमार को जीता था, श्रीलंका को जीता था, मेडागास्कर जो अफ्रीका के पास स्थित देश है, उसको जीता था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जैसे देशों पर हमला किया था और ऐसे कई क्षेत्रों में उन्होंने जीत दर्ज की थी और अपने समय का एक बहुत ताकतवर साम्राज्य अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था। तो कहीं न कहीं उनकी पश्चिमी संस्कृति, उनकी पश्चिमी शिक्षा विश्व के अलग-अलग देशों को प्रभावित करती है। तो इस कारणवश भारत के इतिहासकार भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये 3 अवधारणाएँ देखी जाती हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। और जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इटली की। इटली में एक सम्राट हुआ करते थे, आपने नाम सुना ही होगा, वो हुआ करते थे जूलियस सीज़र और जूलियस सीज़र रोमन साम्राज्य के सम्राट थे। यूरोप में उन्हें महान की उपाधि दी जाती है। महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने समय के ताकतवर सम्राट थे। मैं आपको बता दूँ, ये जूलियस सीज़र भारतीय हिंदू सम्राट विक्रमादित्य के समकालीन थे। अब आप में से कई लोग विक्रमादित्य को नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना जिसने की थी, उनका नाम ही विक्रमादित्य है। भारत के 14 सम्राटों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनमें महत्वपूर्ण नाम ले लिए हम अगर आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहें, तो गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सम्राट स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जब हम सम्राट स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको भली-भांति परिचित होना चाहिए कि 455 ईस्वी में हूणों से युद्ध लड़ा गया था, जिसे हुणार का युद्ध कहा जाता है। जहाँ हुण नरेश खुशनहवाज, ईरान में उन्हें खुशनहवाज कहा जाता था और भारत में उन्हें संस्कृत में खुमाण कहा जाता था। तो स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित करके उत्तर भारत की रक्षा की थी और अफ़गानिस्तान तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य विफल हो गया था और उनका पतन हो गया था। तो हम बात कर रहे थे जूलियस सीज़र की, हम अपने विषय में वापस आते हैं। जूलियस सीज़र ने एक कैलेंडर की स्थापना की थी, जिसका नाम है जूलियन कैलेंडर और उसी को जूलियस कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जूलियस जो है वो जूलियस सीज़र का ही खुद का नाम था, तो उन्होंने अपने नाम के आधार पर कैलेंडर का नामकरण किया। अब जूलियस सीज़र ने जब कैलेंडर की स्थापना की, तो इसमें 10 महीने थे। प्रथम महीना कौन-सा था? अब आपके मन में साधारण सा प्रश्न आना चाहिए कि प्रथम महीना कौन-सा था? तो प्रथम महीना था मार्च का। मार्च से ये प्रारंभ होता था और अंतिम महीना दिसंबर। अर्थात आज अगर आप देखेंगे तो आज जनवरी-फरवरी है, लेकिन जब जूलियस सीज़र ने इसकी स्थापना की थी, तब मार्च से शुरू होता था और जो अंत होता था वो दिसंबर में होता था। तो लगभग 1500 सालों तक ये परंपरा चलती रही और जो नया साल था वो मार्च में ही मनाया जाता था और अंतिम जो महीना हुआ करता था वो दिसंबर था। लेकिन समय में परिवर्तन हुआ। अब हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको स्पष्ट तिथि बताऊँ, तो हम बात कर रहे हैं 1582 ईस्वी की। 1582 ईस्वी में अब इटली में जो शासन होता है, राज कायम हो जाता है, वो पोप का होता है। अब हम पोप पे विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो पोप ने एक और कैलेंडर की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं बता दूँ यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक धोखा है। पोप ने किसी भी नए कैलेंडर की स्थापना की ही नहीं थी। उन्होंने जूलियस सीज़र द्वारा जो कैलेंडर स्थापित किया गया था, बस उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए थे और उसका पुनर्निर्माण किया था। आप ऐसा कह सकते हैं कि पुनरुद्धार किया था, पुनर्निर्माण किया था और कहा जाता है कि उन्होंने नवनिर्माण किया था, अर्थात नया निर्माण कर दिया था, जो कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक धोखा है। नया निर्माण नहीं था, पुनर्निर्माण था। तो पोप ने क्या किया? पोप ने जब 1582 में कहा जाता है कि एक नए कैलेंडर की स्थापना की, तो केवल और केवल उसमें 2 महीने जोड़ दिए, जनवरी और फरवरी। पोप ने किस आधार पर जनवरी जोड़ा था? तो रोम के एक देवता हुआ करते थे, रोमन देवता, जिनका नाम था जेनस। जेनस के नाम के आधार पर जेन्युअरी आया था, अर्थात जनवरी,
और एक और देवता या देवी हुआ करती थी जिनके नाम पे फ़ेब्रुअरी आया था अर्थात फरवरी आया था। तो अब कुल कितने महीने हो गए? 12। पहले कितने थे? 10 महीने थे, लेकिन अब 12 हो गए। अब यहीं से समस्या उठती है। 1582 ईस्वी में ही पोप को खुश करने के लिए एक देश सामने आता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में 1582 में एक सम्राट हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे जिनका नाम है हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ ने मौके को समझते हुए पोप को खुश करने के लिए सबसे पहले अपने फ्रांस में घोषणा कर दी कि हम नए कैलेंडर को अपना रहे हैं। और इस प्रकार से कई देशों ने धीरे-धीरे इस कैलेंडर को अपनाना शुरू कर दिया। बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने क्या इस कैलेंडर को अपनाया था? तो ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटेन के लोगों ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि हमारा जो कैलेंडर है, वो पुराना कैलेंडर है और लोग मार्च को ही नया साल मनाएँगे। अब नया साल जो है देखिए गौर से नया साल अब 1 जनवरी को मनाया जा रहा है, लेकिन पूरा और लोग जो हैं वो पुराने कैलेंडर में ही टिके हुए हैं कि हमें 1 मार्च को मनाना है क्योंकि हमारी सामाजिक परंपरा बन गई है, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो समस्या हो जाएगी। उसी समय सत्ता ने तो अपना निर्णय ले लिया। सत्ता ने पोप ने अपना निर्णय ले लिया। पोप एक सर्वोच्च शक्ति थे, जिनकी बात कहीं न कहीं ईसाई धर्म के सब लोग मानते थे, लेकिन अब पोप की जो ताकत थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि फ्रांस लोग भी अब उनसे नहीं डरते थे। बस कहीं न कहीं उनको खुश करने का प्रयास करते थे, लेकिन अब किसी को डर नहीं था। पहले पोप का तो इतना डर था कि पोप जो कहते थे वही सर्वोपरि होता था। तो पोप का इतिहास में जब हम चर्चा करेंगे, तो हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1750 ईस्वी में ब्रिटेन ने इसे अंतिम रूप से अपनाया था। सोचिए इसकी स्थापना 1582 में हुई, लेकिन ब्रिटेन कब अपना रहा है? 1750 ईस्वी में ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से अपना लिया था। और जब ब्रिटेन ने 1750 में अपनाया, तो हमें पता है कि इसके 7 साल बाद ही भारत में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है और इसके जीत के पश्चात अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं और अपने साथ कहीं न कहीं इस कैलेंडर को भी भारत में लाते हैं। जब पोप ने इसकी स्थापना की, तो पोप ने इसका नाम क्या रखा? हमने तो इस पे चर्चा ही नहीं की। पोप ने इसका नाम रखा था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये वर्तमान का ही ग्रेगोरियन कैलेंडर था और इसकी स्थापना पोप ने की थी। सूचना तंत्र की कमी थी। सूचना यूरोप के कई लोगों तक पहुँच ही नहीं पाई। लोगों को लगा ये अफ़वाह है, कोई नए कैलेंडर की स्थापना नहीं है, क्योंकि 1500 सालों से लगातार चली आ रही परंपरा कैसे बदल सकती है? कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया। 1 जनवरी को नया साल मनाने वाले लोगों ने अब 1 मार्च वालों का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनको झूठे उपहार दिए, झूठे निमंत्रण दिए और उन्हें अप्रैल फ़ूल कहना शुरू कर दिया। इतिहासकार के अनुसार अगर हम अप्रैल फ़ूल शब्द की उत्पत्ति की चर्चा करें कि क्या होता है अप्रैल फ़ूल? तो ये एक हँसी-मज़ाक का शब्द था, एक सामाजिक व्यंग्य का शब्द था, ठीक है? लेकिन यूरोप के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये हँसी-मज़ाक का शब्द है, वो लोगों का मज़ाक उड़ाते, उपहास उड़ाते और उन्हें अप्रैल फ़ूल ही कहते थे। देखिए, सबकी अपनी इच्छा होती है, अपनी परंपरा को मानने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। अब कोई अगर 1 मार्च को मान रहा है तो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उस समय वो मान रहे हैं तो उनको मानना चाहिए था। परंतु आप समझिए सबको अपना स्वतंत्रता मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग अप्रैल फ़ूल कहकर मज़ाक उड़ा रहे थे। मेरे अनुसार ये सही नहीं था, अप्रैल फ़ूल उन्हें नहीं कहना चाहिए था, सभी लोग स्वतंत्र थे, लेकिन समय बदलते-बदलते आगे चल के उन्होंने 1 मार्च को छोड़ दिया क्योंकि कहीं न कहीं अब वो समय बदल चुका है, सब 1 जनवरी को मना रहे हैं, तो धीरे-धीरे फिर परिवर्तन हो गया और सभी लोगों ने 1 जनवरी को ही मनाना शुरू कर दिया। दूसरा बिंदु पर हम चर्चा करें तो वो है फ्रांस की अप्रैल फ़िश। अब आप कहेंगे कि अप्रैल फ़ूल डे के इतिहास से ये अप्रैल फ़िश का क्या लेना-देना और ये होती क्या है? देखिए फ्रांस की अप्रैल फ़िश परंपरा होती थी, एक सामाजिक परंपरा है और इसे ही पॉइज़न डी एवरिल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि फ्रांस में ये मार्च के अंत में एवं अप्रैल के प्रारंभ में मनाया जाता था। इसमें बच्चे एवं बड़े एक-दूसरे की पीठ पर मछली की आकृति को चिपका दिया करते थे, मछली की तस्वीर को चिपका दिया करते थे। ऐसा क्यों करते थे? मछली की तस्वीर को क्यों चिपकाते थे पीठ पर? इससे स्पष्ट संदेश दिया जाता था कि जो सबसे पहले जिसके पीठ पर मछली की आकृति चिपका देगा, वो मूर्ख साबित हो जाएगा, वो मूर्ख कहा जाएगा। देखिए, फ्रांस में मछली को एक मूर्ख प्राणी के रूप में माना जाता था, एक मूर्ख जीव के रूप में माना जाता था। अब इसकी थोड़ा-सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों फ्रांस में इसे मूर्ख कहा जाता था, मछली क्यों मूर्ख फ्रांस में कही जाती थी? देखिए, मछली एक साधारण सी जीव है, जब जल में आप काँटा डाल के मछली को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो मछली को लगता है कि भोजन मिल गया और वो बेचारी नहीं समझ पाती है और उसे लगता है कि खाना खाने को मिला है और वो आती है और वो फँस जाती है और वो खाना खाने के लालसा में आती है और बेचारी खुद ही खाना बन जाती है, इसलिए उसे मूर्ख कहा जाता है कि कितनी आसानी से फँस जाती है। देखिए, फ्रांस की अगर हम चर्चा करें तो आज से सैकड़ों साल पहले अगर हम चर्चा करें, आसानी से मछली जो है वो पकड़ में आ जाती थी और कच्चा और भून के खाने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती थी, पौष्टिक भी मानी जाती थी क्योंकि मछली के शरीर में कहीं न कहीं संतुलित पदार्थ हैं जो एक शरीर को शक्तिशाली बनाने में कारगर साबित होते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत फ़ायदे थे मछली के, इसलिए उसे बड़ा आसान शिकार और मूर्ख शिकार माना जाता था। लेकिन मेरे अनुसार अगर मैं थोड़ी-सी गंभीरता से चर्चा करना चाहूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि
हमें जानवरों को नहीं खाना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए। उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो जल में रहें या थल में रहें अर्थात ज़मीन में रहें, उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए, वो भी खुशी-खुशी जीवन जिएँ जिस प्रकार से हम जीते हैं। तो मेरे अनुसार अगर मैं चाहूँगा कि भारत में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कहीं न कहीं जानवरों को भी सुरक्षा प्रदान करे और इतना मारे जाने से उनको रोका जाए। आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने मस्तिष्क में विचारधारा को बदलेंगे। क्योंकि आप अगर जागरूक सामाजिक व्यक्ति बन जाएँगे, तो ही ऐसा संभव हो पाएगा, अन्यथा सरकार या प्रशासन कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस विचार को समझें, हमें जानवरों को नहीं खाना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए। आप खुद ही सोचिए अगर जानवर के बदले में मछली के बदले में आप ही होते, तो आप क्या उम्मीद करते? कि मुझे मार के खा जाओ, मुझे नोच खा लो? मतलब कि मुझे नोच डालो या मुझे तल के खा डालो, भून के खा डालो? आप ऐसी चेष्टा कदापि नहीं करते। तो आपको भी ऐसा समझना चाहिए। अब तीसरा बिंदु है रोमन साम्राज्य का सिद्धांत। रोमन साम्राज्य के समय में क्योंकि रोमन साम्राज्य जो है वो यूरोप के बड़े-बड़े देशों में फैला हुआ था, महत्वपूर्ण देशों में फैला हुआ था, उसका साम्राज्य अत्यधिक फैला था। तो इसी साम्राज्य के कई देशों में एक हिलेरिया नाम का उत्सव मनाया जाता था। इसमें क्या होता था, हिलेरिया नाम के उत्सव एक सामाजिक परंपरा थी और इसमें लोग वेशभूषा बदलते थे, जोकर का कपड़ा पहनते थे, हँसी-मज़ाक करते थे। तो इतिहासकारों के बीच में यही मत है कि हो सकता है कि ये फ्रांस के अप्रैल फीस्ट हिलेरिया नाम का ये जो उत्सव है, जो रोमन साम्राज्य में बनाया जाता था, यही सब आगे चल के अप्रैल फूल डे का निर्माण करती हों, उसका निर्धारण करती हों। लेकिन इतिहासकार भी एकमत राय नहीं रखते। उनमें भी कोई स्पष्ट जो एकमत है वो नहीं है कि यही परंपरा से निर्माण हुआ होगा अप्रैल फूल डे का। कहीं न कहीं एक निष्कर्ष दिया जाता है लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्यापित निष्कर्ष नहीं है। चौथा बिंदु है, अप्रैल फूल डे का सामाजिक अर्थ क्या होता है? अप्रैल फूल डे का सामाजिक अर्थ होता है, इसे कहा जाता है कि ये जो मानसिक तनाव है, वो कम करने वाला दिन है। ये रचनात्मक कार्यों को दिखाने वाला, उसे प्रस्तुत करने वाला दिन है। रचनात्मक कार्य क्या होता है? देखिए, जब हम मज़ाक कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक के रूप में हम अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। तो दिमाग का जब हम प्रयोग करेंगे, तो हम कुछ न कुछ रचना आधारित कार्य कर रहे हैं। तो जब हम रचना आधारित कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यही तो रचनात्मक कार्य हुआ। तो रचनात्मक कार्य दिखाने का दिन माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अप्रैल फूल डे के मज़ाक के रूप में आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप कानूनी एवं सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि आप कानूनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आप जेल भी जा सकते हैं, आप पे जुर्माना दर्ज हो सकता है। यदि आप सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो समाज आपको दंडित कर सकता है और समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। तो सावधान रहें एवं सतर्कता से कार्य करने की आपको आवश्यकता है। आप पे कौन-कौन सी कानूनी धाराएँ लग सकती हैं यदि आप कानूनी मर्यादाओं का, कानूनी नियमों का मज़ाक के रूप में उल्लंघन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कोई गलत कार्य कर दिया, आपने कहा ये तो अप्रैल फूल डे मज़ाक है, चलता है इतना। तो कानून ये नहीं कहेगी कि चलता है, कानून ये देखते हैं आपने क्या किया। मैं कुछ आपको उदाहरण समझाना चाहता हूँ, कानूनी धाराएँ जो लागू हो सकती हैं। आईटी एक्ट 2000 अब ये क्या है आईटी एक्ट 2000? ये कानून है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑनलाइन अफ़वाह या ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको? देखिए, ये कानून आपको पता होने चाहिए। आप भारत जैसे एक देश के जागरूक व्यक्ति हैं, आपको कानूनों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो आईटी एक्ट 2000 कानूनी धोखाधड़ी या कानूनी अफ़वाह के लिए है। एक और मैं आपको कानून बताता हूँ, वो है आईपीसी एक्ट 499 या आईपीसी एक्ट 500। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये मानहानि का होता है। यदि कोई मानहानि कर रहा है तो उसके लिए आईपीसी 499 या आईपीसी 500 लागू हो सकती है। हम बात कर रहे हैं आईपीसी 420 यदि आपके साथ ठगी हो जाता है तो आईपीसी 420 के अंतर्गत जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। अधिकतर मामलों में जुर्माना हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं ठगी जैसी कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं है। यदि कोई छोटा अपराध है लेकिन गंभीर है, तो जेल हो सकती है, अन्यथा जुर्माना ही अधिकांश मामलों में हो जाता है। आईपीसी एक्ट 506 इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत धमकी दिया जाता है। तो यदि आपको कोई धमकी दे रहा है, तो आप तुरंत कार्रवाई करवा सकते हैं। आप उन्हें कानून बता दीजिए। आईपीसी एक्ट 506 के अंतर्गत जो धमकी जैसे प्रावधान हैं, वो लागू हो जाते हैं। अब हम 5वें बिंदु पर चर्चा करते हैं कि भारत में अप्रैल फूल डे कब प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है और भारत में यह कितना लोकप्रिय है? तो चलिए इसको समझते हैं। भारत में देखिए अप्रैल फूल डे कब प्रवेश करता है? निश्चित सी बात है अभी हमने अंग्रेज़ों के इतिहास पे चर्चा की 1757 प्लासी के युद्ध। जब भारत में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है तो अंग्रेज़ अपने साथ पश्चिमी शिक्षा लेके आते हैं, पश्चिमी पोशाक लेके आते हैं, वेशभूषा लेके आते हैं, पश्चिमी साहित्य लेके आते हैं, पश्चिमी परंपरा लेकर आते हैं और उसी पश्चिमी परंपरा में अप्रैल फूल डे भी प्रवेश कर जाती है भारत में। भारत में अंग्रेज़ों के कारण तो ये प्रसिद्ध हुआ ही, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। भारत में ये सोशल मीडिया के माध्यम से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और भारत में ये बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय है, युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज में और ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है।
बड़ों में इतना लोकप्रिय हमें भारत में अभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है। भारत में हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, महत्वपूर्ण धर्म है भारत में। और भारत में धार्मिक आस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, मजाक को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हल्का फुल्का मजाक एक अलग चीज है, लेकिन पश्चिमी परंपरा जैसे मजाक को भारत में लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं तो वो मजाक के रूप में करते हैं। लेकिन बड़ों में ये इतना लोकप्रिय भारत में तो नहीं है। हम छठवें बिंदु पर चर्चा करते हैं। छठवां बिंदु क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मीडिया द्वारा किया गया प्रसिद्ध मजाक। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मीडिया द्वारा किया गया प्रसिद्ध मजाक, तो मीडिया में आपको समझना चाहिए कि 1957 ईस्वी में बीबीसी, अब आप कहेंगे ये बीबीसी क्या है, पहले इसको ही समझ लेते हैं। बीबीसी जो है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये ब्रिटेन की राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, अर्थात न्यूज चैनल आप कह सकते हैं, जो खबर चलाती है, खबर फैलाती है। तो बीबीसी ने 1957 में एक खबर चलाई जिसे कहा जाता है स्पेगेटी वृक्ष रिपोर्ट। अब गौर से समझिए, स्पेगेटी वृक्ष रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा बीबीसी ने? बीबीसी ने कहा कि स्विट्जरलैंड में वृक्षों में, पेड़ों में स्पेगेटी उग रही है, किसान उसकी फसल काट रहे हैं। दर्शक जो थे, देखने वाले जो थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने बीबीसी के दफ्तरों में, कार्यालय में फोन करके पूछना प्रारंभ कर दिया कि पेड़ों में कैसे स्पेगेटी उग रही है, किस प्रकार से स्पेगेटी उग रही है, हमें भी अपने खेतों में उगाना है, फसल काटनी है। और इस प्रकार से हजारों लाखों लोग धोखे में आ गए। अब आप कहेंगे स्पेगेटी क्या होती है? आपने अपने घर में चाउमीन खाया ही होगा, दुकान में, बाजार में, मार्केट में। और घर में अगर आपने त्योहारों में सेवइयाँ, कुछ मीठा हो जाए तो सेवइयाँ खाई होंगी। इसी प्रकार से एक डिश होती है जो इटली में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उसी को स्पेगेटी कहा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा गूगल में जाएं और लिखें कि स्पेगेटी का इतिहास क्या है, या आप वीडियो देख सकते हैं स्पेगेटी के बारे में। स्पेगेटी क्या है, यूट्यूब पे आपको तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो थोड़ा आप देख के समझ सकते हैं कि स्पेगेटी क्या है, और आपको देखना भी चाहिए। मेरी वीडियो में आप आए हैं तो आपको थोड़ी जानकारी में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएं, ये मेरी आशा है, और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। बीबीसी की स्थापना 1922 में हुई थी। हम थोड़ा बीबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। बीबीसी जो है वो कई भाषाओं में अपनी खबर छापता है। हिंदी में भी छापता है, जैसे कि बीबीसी हिंदी। बीबीसी इतना मशहूर क्यों है? बीबीसी अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, विश्वसनीयता, लोकप्रियता एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग के कारण जो है वो विश्व भर में लोकप्रिय है। बीबीसी का ये मजाक क्यों खास है और क्यों इसे बहुत ज्यादा सफल माना जाता है? इसे सफल इसलिए माना जाता है क्योंकि 1957 में सोशल मीडिया नहीं थे और वो इंटरनेट युग नहीं था, अर्थात उस समय इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था। तथ्यों की समीक्षा आज की तुलना में तो बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। लोग एक ही स्रोत में विश्वास करते थे और वो तथ्य की समीक्षा नहीं कर पाते थे। और उस समय में बीबीसी ने एक ऐतिहासिक कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि रोमांच जो हँसी मज़ाक का किया और धोखा दिया, वो बड़ा ही ऐतिहासिक था। क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो किया गया था, लोगों को कोई भी भरोसा नहीं हुआ और लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए और भ्रमित हो गए। तो इसलिए इसे सबसे सफल और सबसे ख़ास माना जाता है। इसके पश्चात ही आप ऐसा कर सकते हैं कि बीबीसी के पश्चात जो है वो कई लोकप्रिय मज़ाक होने प्रारंभ हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल बीबीसी को आज तक माना जाता है। और ऐतिहासिक घटना 1957 स्पेगेटी वृक्ष रिपोर्ट के लिए बीबीसी को याद भी किया जाता है। अब मज़ाक की ही चर्चा करते हैं तो बीबीसी के अतिरिक्त भी कई मज़ाक हुए। जैसे कि 1998 में एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल ने जो है वो खबर चलाई। खबर में क्या कहा गया कि एक पिज़्ज़ा हट ने ब्लूबेरी पिज़्ज़ा लॉन्च कर दी है। बाद में अमेरिकी समाचार ने कहा कि ये तो मज़ाक है, अप्रैल फ़ूल का। मज़ाक में ही एक और महत्वपूर्ण मज़ाक है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिटेन से ही संबंधित है वो। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हुआ करते थे, जिनका नाम है सर पैट्रिक मूर। बड़े ही लोकप्रिय थे क्योंकि खगोल शास्त्री हैं तो ब्रिटेन के लोगों में उनका अत्यधिक विश्वास था, वो लोकप्रिय थे। सर पैट्रिक मूर ने क्या कहा? सर पैट्रिक मूर ने कहा कि सुबह 9:47 पर बृहस्पति ग्रह तथा प्लूटो ग्रह एक सीध में आएगा, जिसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। और ऐसे समय में लगभग 9:47 के आसपास जब लोग उछलेंगे, कूदेंगे, तो वो हवा में महसूस कर पाएँगे, अपने आप को हल्का महसूस कर पाएँगे। ये एक मज़ाक था। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएँगे, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लोगों ने अपना जो है वो सुझाव बताया कि हम सच में हवा में महसूस कर रहे थे, जबकि ये मज़ाक था। सर पैट्रिक मूर ने बीबीसी रेडियो 2 के माध्यम से ये जो लोगों को बताया था, सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा कैसे हुआ? ये तो मज़ाक था। बाद में वैज्ञानिक अध्ययन का कहीं न कहीं से जुड़ाव जोड़ा गया और इसे कहा गया प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब मन और मस्तिष्क
कोई चीज़ को मान लेता है, तो वो उसे सच महसूस करने लगता है और यही घटना हमें उस दिन देखने को मिली थी, इसलिए इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा गया। क्यों मशहूर था ये? क्योंकि ये एक खगोल शास्त्री के द्वारा कहा गया था। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के द्वारा ऐसा मज़ाक किया गया था और लोग इसमें भी भ्रमित हो गए थे। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने कहा था जिनका नाम है सर पैट्रिक मूर। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वैज्ञानिक भी मज़ाक कर सकते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही मशहूर कोई व्यक्ति हो, वो कुछ भी बोले तो आपको विश्वास एक पल में तो नहीं करना चाहिए। कितना ही विश्वसनीय क्यों ना हो, आपके घर का या परिवार का सदस्य भी कोई हो, तो आपको इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तथ्यों की पूर्ण समीक्षा आपको करनी चाहिए और जब तक पूर्ण समीक्षा ना हो जाए आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। अब कुछ मज़ाक की चर्चा कर ही रहे हैं, तो और भी कर लेते हैं। टेलीविज़न पर हमें कई मज़ाक अप्रैल फूल डे के देखने को मिल जाते हैं। जैसे टेलीविज़न पर कहा गया कि हमने मिट्टी से सोना बनाने के बारे में खोज कर ली है, हमने कचरा से सोना बनाने के बारे में खोज ली है, हमने जल से पेट्रोल बनाने के बारे में जो है वो आविष्कार कर लिया है, हमने इसको खोज लिया है। हमने बोलने वाली चिड़िया को खोज लिया है, इंसान जैसा दिखने वाला एक नया प्रजाति हमें मिल गया है और ऐसे तमाम जो है वो झूठे मज़ाक हमें टेलीविज़न पर देखने के लिए मिल ही जाते थे। कुछ प्रसिद्ध मज़ाक गूगल ने भी किया है। गूगल के तो बहुत ही प्रसिद्ध मज़ाक और महत्वपूर्ण मज़ाक हमें देखने को मिलते हैं। तो एक-एक करके गूगल के मज़ाक पे चर्चा करते हैं। जैसे कि गूगल ने जो प्रैंक किया था, वो एक महत्वपूर्ण प्रैंक किया था, जिसे कहा जाता है जीमेल मोशन 2011। क्या है ये? गूगल ने कहा अब जीमेल को मानवीय हरकतों से, मनुष्यों की गतिविधियों से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ये संभव है। जीमेल को मानवीय हरकतों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये एक प्रसिद्ध मज़ाक था। दूसरा गूगल नोज़ 2013 इसके अंतर्गत क्या हुआ गूगल ने कहा कि अब इंटरनेट के माध्यम से सुगंध को भी एक-दूसरे को भेजा जा सकता है, अर्थात महक जो होती है, उसको भी एक-दूसरे को भेजा जा सकता है। और आप जानकर हैरान हो जाएँगे, लोग अपना नाक लेकर फ़ोन के पास गए, सुगंध को सूँघने के लिए कि किसी ने भेजा है क्या? वो आ गया है क्या? तो इस प्रकार से लोग आश्चर्यचकित हो गए, लोग हैरान हो गए। गूगल का तीसरा मज़ाक जो है, वो है पोकेमॉन गो चैलेंज 2014। गूगल ने गूगल मैप्स पे एक फीचर लॉन्च किया, जिसे कहा जाता था पोकेमॉन गो चैलेंज। इसके अंतर्गत पोकेमॉन पकड़ने का चैलेंज दिया गया और ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि पोकेमॉन गो गेम की प्रेरणा बन गया। गूगल का चौथा मज़ाक था गूगल ट्रांसलेट। गूगल ने कहा कि अब गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से जानवरों की भाषा को भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, जबकि ये तो असंभव है, ये मज़ाक था। गूगल का एक और 5वां मज़ाक जो था वो है उल्टा सर्च पेज। 2017 में माना जाता है ऐसा, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, 2017 में ही गूगल ने उल्टा सर्च पेज जैसा आप कह सकते हैं मज़ाक किया था या एक फीचर लॉन्च किया था जिसमें उल्टा सर्च पेज जो है 2017 में शायद 2017 में दिखाया गया था। छठवां जो मज़ाक था वो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2013 में यूट्यूब बंद हो गया। यूट्यूब ने कहा कि 2013 में कहा कि अब यूट्यूब बंद हो गया है। 2013 तक जब यूट्यूब की स्थापना हुई और उससे लेकर 2013 तक जितनी वीडियो अपलोड की गई थी यूट्यूब ने कहा हमें केवल उतने की आवश्यकता थी और हम केवल समीक्षा कर रहे थे, जाँच कर रहे थे। अब यूट्यूब 2013 में बंद हो गया। कहीं न कहीं ये भी एक मज़ाक ही था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। लोग आश्चर्यचकित हो गए यूट्यूब क्यों बंद हो रहा है? तो 2013 का ऐसा मज़ाक था। 7वां बिंदु है हमारा, जो कि अंतिम बिंदु है। हमने कहा था कि हमें 7 बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता है, ये हमारा 7वां बिंदु है कि क्या अप्रैल फूल डे का कोई धार्मिक आधार है? धार्मिक आधार का मतलब क्या ये किसी धर्म से संबंधित है? तो हम बता दें कि ये यूरोप की परंपरा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ईसाई धर्म से इसका संबंध होना चाहिए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएँगे, इसका ईसाई धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो आप कहेंगे कि ईसाई धर्म से लेना-देना नहीं है, लेकिन ये तो निकली परंपरा वहीं से है। तो देखिए इसका धर्म से लेना-देना नहीं है। ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक सामाजिक परंपरा है। तो धीरे-धीरे एक वैश्विक परंपरा बन गई अर्थात विश्व के देशों में लोकप्रिय हो गई और भारत जैसे ही ये विश्व के देशों में सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हुई है। सोशल मीडिया ने कहीं न कहीं एक छोटे से पोस्ट को भी सोशल मीडिया कब लोकप्रिय बना दे और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा दे। आप जानते ही हैं इंटरनेट का प्रचलन है और कब कोई बात, कोई न्यूज़, कुछ भी अफ़वाह भी हो, वो तेज़ी से वायरल हो जाता है और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाता है और उन्हें प्रभावित कर देता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि क्या आज के समय में ऐसे मीडिया प्रैंक संभव है? जैसे अभी तक मैंने जितने भी उदाहरण आपको मज़ाक के दिए, क्या आज के समय में ये संभव है? तो आज बता दें, असंभव तो नहीं है, लेकिन एक जटिल ज़रूर है। कारण क्यों है? क्योंकि आज जो है, वो इंटरनेट का प्रचलन है। इंटरनेट इतना लोकप्रिय हो चुका है कि लोग जो हैं, वो तथ्यों की समीक्षा तुरंत कर लेंगे। आप मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, तो लोग तुरंत इंटरनेट पे जाके उसकी समीक्षा कर लेंगे। आज जो लोग हैं, वो केवल एक स्रोत पर विश्वास नहीं करते। आप कुछ बोलेंगे तो आँख बंद करके वो विश्वास नहीं करेंगे, वो दूसरे स्रोत से उस तथ्य का मिलान करेंगे। तो आप कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए उन्हें भ्रमित कर लेंगे,
लेकिन हमेशा के लिए या कई दिनों के लिए आप उन्हें भ्रमित नहीं कर पाएँगे क्योंकि इंटरनेट है, लोग स्वतः तथ्यों की समीक्षा कर सकते हैं। तो आज के समय में ये मीडिया प्रैंक असंभव से हो जाते हैं, इसीलिए आज के समय में अप्रैल फूल डे मज़ाक अब इतना लोकप्रिय दिखता भी नहीं है और कोई जल्दी करता भी नहीं है। और मीडिया अब अप्रैल फूल डे मज़ाक में थोड़ी-सी सावधानी बरतती है क्योंकि कहीं न कहीं कानूनी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो मीडिया अब बचाव करती है ऐसे मज़ाक करने से। इंटरनेट ने मज़ाक को कितना लोकप्रिय बना दिया। देखिए इंटरनेट ने मज़ाक को ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को जो है वो बहुत प्रभावी बना दिया है। कुछ अफ़वाह हो, कोई भी बात हो, इंटरनेट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा देता है, तथ्यों की समीक्षा नहीं हो पाती और कई बार धार्मिक दंगे जैसी चीज़ भी इंटरनेट के माध्यम से हो जाती हैं। इंटरनेट में कोई गलत चीज़ अपनी टिप्पणी देगा, तो उसके जो चाहने वाले लोग होंगे उससे जुड़ेंगे, कोई अच्छा बोल देगा तो उससे जुड़ेंगे। तो कहीं न कहीं इंटरनेट के हमें अच्छे बात तो देखने को मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट के नकारात्मक पहलू भी हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि नकारात्मक पहलू से आप दूर रहें कृपया करके, सकारात्मक पहलू बहुत हैं। इंटरनेट ने सकारात्मकता के रूप में बहुत अच्छे-अच्छे उन्नत कार्य किए हैं, तो आप उनका प्रयोग करें, आप उनका जो है प्रचार-प्रसार करें, उन्हें समझें, उनको सीखें, लेकिन नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें और लोगों को भी ये हिदायत दें, उन्हें समझाएँ कि वो भी दूर हों। अब एक बिंदु पर चर्चा करते हैं कि अप्रैल फूल डे का हमारे धर्म एवं समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो इसे समझने के लिए हमें 4 बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो चलिए एक-एक करके हम 4 बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु जो है वो है हमारा धार्मिक भावना आहत। मान लीजिए आप अप्रैल फूल डे के मज़ाक के रूप में या किसी भी मज़ाक के रूप में किसी धर्म से संबंधित जैसे कि ग्रंथ है, पूजा-पाठ की जो विधि है, सामग्री है, आप उनका मज़ाक कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी मुस्लिम धर्म के बारे में मज़ाक कर दे रहे हैं, टोपी पहनना, दाढ़ी रखना और उनके ग्रंथों के बारे में मज़ाक कर दे रहे हैं, तो इससे धार्मिक भावना आहत हो जाती है और कहीं न कहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो आपको उसको वीडियो देख के खुश नहीं हो जाना चाहिए। मैंने देखा सोशल मीडिया में फालतू चीज़ें बहुत लोकप्रिय हो रही हैं और लोग खुशी-खुशी उसको देख रहे हैं। जैसे धार्मिक भावना आहत में ही एक पिक्चर आई थी जिसका नाम है पीके। उसमें कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म का जो है वो मज़ाक उड़ाया गया। शिव जी जो है वो टॉयलेट में बंद कर दिए गए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक उदाहरण से आपको समझा अवश्य दिया है। हमारा दूसरा बिंदु है सांस्कृतिक असम्मान। देखिए सांस्कृतिक शब्द जो आया है, वो संस्कृति से आया हुआ है और संस्कृति का अर्थ होता है जैसे कि हमारे पारंपरिक पहनावे हो गए, पारंपरिक ग्रंथ हो गए, पारंपरिक परंपराएँ हो गईं। ऐसे सारे जो पारंपरिक चीज़ें होते हैं, जो पुराने समय से आज तक चल रहे हैं, लोकप्रिय हैं, वही तो संस्कृति बन जाते हैं और वही संस्कृति कहलाते हैं। मान लीजिए हमारा पुराना भगवा वस्त्र है, इस्लाम में जो हरा वस्त्र धारण किया जाता है या कोई भी पुराना चीज़ के बारे में एक उदाहरण लें, जो पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लोग उसका मज़ाक कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई मज़ाक कर रहे हैं। जैसे भगवा वस्त्र पहन के ऋषि-मुनि का मज़ाक कर देना, तो ये सांस्कृतिक असम्मान में आ जाता है, जो कि धार्मिक भावना आहत से ही मिलता है। दोनों विषय एक जैसे ही हैं, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। तीसरा बिंदु है हमारा समाज के नैतिक मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव। समाज के नैतिक मूल्य होते क्या हैं पहले ये समझिए। ईमानदारी, भरोसा, निष्ठा, विश्वास, सम्मान ये सभी तो सामाजिक नैतिक मूल्य हैं और जब कोई व्यक्ति मज़ाक करता है तो ये सामाजिक नैतिक मूल्य भूल जाता है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे फालतू मज़ाक किए जा रहे हैं, वीडियो ऐसे वायरल हो जाती हैं, जिसमें समाज के नैतिक मूल्य को तार-तार कर दिया जाता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो परिचित ही होंगे इससे। तो ऐसे मूल्यों को जो है वो तार-तार कर दिया जाता है, कहीं न कहीं असम्मान किया जाता है, तो ये समाज के नैतिक मूल्य जो है वो दबाने का प्रयास हो जाता है। तो मज़ाक इतना कीजिए जिससे नैतिक मूल्य का ह्रास ना हो क्योंकि हमारे जीवन में मज़ाक काम नहीं देगा, नैतिक मूल्य काम देगा। नैतिक मूल्य को अपने जीवन में उतारिए, मज़ाक को नहीं और इससे सावधान रहिए। हमारा चौथा बिंदु जो है, वो है बच्चों एवं युवा पर नकारात्मक प्रभाव। तो बच्चों एवं जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं इससे बहुत प्रभावित हो रही है। तो वो अपने धार्मिक आस्था, अपने कर्तव्य, मूल कर्तव्य, निष्ठा जैसी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए मज़ाक करना आम सा लग जाता है। जब वो मज़ाक करते हैं उनको लगता है यही पूरा जीवन है। मज़ाक करना अच्छी बात है, वो विरोध करने लगते हैं, अरे जीवन में तो मज़ाक कर सकते हैं, हँस सकते हैं, हँस सकते हैं, हँसना एक अलग चीज़ है। अगर देखिए हाँ, लोग इसकी परिभाषा नहीं समझ पाते कि हँसना क्या होता है, खुश रहना क्या होता है। अगर आप रो नहीं रहे हैं, आप मानसिक तनाव में नहीं हैं, आप दर्द में नहीं हैं और आपको कोई दुःख नहीं है, तो आप खुश ही हैं। इसको ही खुशी और इसको ही प्रसन्नता कहा जाता है। उसके लिए अलग से बहुत हँसने की, बहुत ज़्यादा ही हँसने की कहते हैं हँसने से खून बढ़ता है। हँसने से खून नहीं बढ़ता है, हँसने से मन में एक प्रसन्नता आ जाती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हँसने से खून बढ़ जाता है तो फिर हम भोजन ही ना करें दिन भर हँसते रहें। हम भोजन क्यों कर रहे हैं? पोषक पदार्थ क्यों मतलब पोषक पदार्थ क्यों खा रहे हैं? उसका सेवन क्यों कर रहे हैं? फिर हम हँसते रहें पूरे 24 घंटे। तो खून नहीं बढ़ता है उससे, केवल शरीर स्वस्थ रहता है। अप्रैल फूल डे को अक्सर हँसी-मज़ाक के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, इससे कुछ क्षति भी होती है। चलिए उसको समझते हैं। इसमें हम 5 बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला जो है
वो है भावनात्मक चोट। अब मान लीजिए समूह में खड़े हैं, आपने किसी व्यक्ति की गुप्त बातों पर प्रहार कर दिया, गुप्त जो बात है उसकी उससे मज़ाक करने लगे आपने समाज में, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति असहज हो जाता है कि समाज में क्यों ऐसा मज़ाक कर रहे हैं या मेरे गुप्त मामलों पे क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इससे भावनात्मक चोट लग जाती है कि मेरे निजी मामलों पर प्रहार ना करें, उस पे कुछ ना बोलें। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, किसी की भावनात्मक चोट नहीं देना चाहिए, निजी मामलों पर मज़ाक के रूप में प्रहार नहीं करना चाहिए। आप एक सामाजिक व्यक्ति बनिए और नैतिक मूल्य अपने जीवन में उतारिए, भावनात्मक चोट किसी को ना दीजिए। दूसरा बिंदु है विश्वास में कमी। मान लीजिए आप मज़ाक कर रहे हैं और मज़ाक के रूप में आप लगातार मज़ाक कर रहे हैं, आपके अंदर कोई प्रभावशाली स्थिति नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति यही समझेगा ना, ये तो लगातार मज़ाक कर रहे हैं, अर्थात ये व्यक्ति फालतू है और आपकी इससे समाज में छवि गिर जाएगी, विश्वास में कमी आ जाएगी और आपको फालतू समझा जाएगा। कुछ-कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें फालतू समझा जाता है, तो आप उनमें ना बनिए, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, कहीं न कहीं समझ विकसित कीजिए अपने अंदर और बार-बार फालतू बोलना, फालतू मज़ाक करना नहीं, ये गलत लोगों की निशानी होती है, ये गलत संकेत है, इसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। यदि आप में है ऐसी चीज़ें, तो ये नकारात्मकता है, आपको इसको खुद से दूर करना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरा बिंदु है सामाजिक तनाव। मान लीजिए आप समाज में खड़े हैं, आप समाज में मज़ाक कर दे रहे हैं, वो व्यक्ति को सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे ग्रुप में जो है वो समूह में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, आपसे झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि वो सामने वाला नहीं चाहता कि आप समाज में मज़ाक करें। अभी तो आपने गुप्त मामला समझा कि गुप्त मामले में मज़ाक कर दिया, हो सकता है आप समाज में खड़े होके मज़ाक कर दें लेकिन उसे पसंद ना हो, कि समाज में क्यों कर रहे हैं, कई लोग हैं 2-3 लोग खड़े हैं वहाँ तो मज़ाक कर रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं विश्वास में कमी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए, समाज में आप मज़ाक ना करिए, संतुलित मज़ाक कीजिए जो चल सके, जो नियंत्रित हो, तो अपनी ज़िम्मेदारी को आप सुनिश्चित कीजिए। चौथा है मानसिक दबाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति मज़ाक नहीं करना चाहता, शर्मीला है वो, कुछ-कुछ लोग होते हैं जो शर्मीले होते हैं, थोड़ा-सा हिचकिचाहट उनके मन में रहता है, आप उनसे ज़बरदस्ती मज़ाक कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिन्हें पसंद ही नहीं आ रहा, तो उससे उनके मस्तिष्क में मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। वो ना चाहते हुए वही चीज़ सोचने लगते हैं, अरे! उसने मुझसे ये बोल दिया, ऐसे मज़ाक होने लगा। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करने लगता है, उसे असहजता का अनुभव होता है जो गलत है आपको, उससे भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाँचवाँ है शारीरिक क्षति। मान लीजिए कोई सड़क पे डोल रहा है, आपका मित्र है, आप उस पे पटाखा फेंक दे रहे हैं मज़ाक के रूप में डराने के लिए, गलती से उसे लग गया, चोट लग सकती है, इसी को शारीरिक क्षति कहा जा सकता है, तो आपको ऐसे नकारात्मक या शारीरिक क्षति देने वाले चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसा मज़ाक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मज़ाक नहीं है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है गलत कर रहे हैं आप। तो आपको सावधान रहना चाहिए और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये 5 बिंदु हैं